नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम कल पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। विश्व की जनसंख्या से संबंधित 3 पॉइंट इस पाठ में अपने पढ़ेंगे। जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण को हमने स्टार्ट कर दिया था। वितरण का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी पर या धरातल पर जनसंख्या किस प्रकार बसी हुई है, किस प्रकार बटी हुई है या किस प्रकार फैली हुई है, उस फैलाव को बोलते हैं जनसंख्या का वितरण। क्या बोलते हैं? जनसंख्या का वितरण। अब हमने एक लाइन देखी की थी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। कहीं भी जनसंख्या का वितरण समान नहीं पाया जाता। यानी ये जरूरी नहीं है कि जितनी जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है उतनी ही जनसंख्या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या अंटार्कटिका महाद्वीप में भी रहती है। इसके लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक कारक हैं जो किसी भी स्थान की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अगर किसी स्थान पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है तो उसके कुछ कारण हैं, या कम पाई जाती है तो उसका भी कुछ कारण है। समझ गए बात को? इसलिए अपन कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो एक समान नहीं पाया जाता, अलग अलग पाया जाता है। और इसके लिए अपन ने जनसंख्या वितरण के स्थानिक प्रतिरूप को समझा था। जनसंख्या वितरण के स्थानिक प्रतिरूप का मतलब है सभी स्थानों पर जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती। इसके लिए अपन ने कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे अपन बात करें तो विश्व की 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि 15% जनसंख्या ही दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, जबकि दोनों गोलार्ध बराबर है। समझ गए? इसके बाद में हमने देखा था कि महाद्वीप तो 7 है, लेकिन अकेले एशिया महाद्वीप में 65% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में एक उदाहरण अपन ने ये भी देखा था कि 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण थे वो हमने समझे थे। एक मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है वो है 714 करोड़। कितनी? 714 करोड़। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो, हम देखेंगे कि जैसे आपको पता है विश्व में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है। चीन का संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है, और इसके बाद में स्थान आता है भारत का। इसका भारत का तो देखो, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा इंडोनेशिया, ब्राजील है। ये कुछ ऐसे देश है जिनका तीसरा, चौथा स्थान जनसंख्या के मामले में आता है। तो बात सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड की है। तो पहला स्थान जो है वो चीन का है और दूसरा स्थान भारत का आता है। किसका आता है? भारत का। अब देखो, मान लीजिए अपन जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या वितरण की दृष्टि से अगर संपूर्ण विश्व को बांटे तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो 4? तो देखो, पहला अपना टाइटल रहेगा जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहले वो स्थान आते हैं जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है? सघन। तो उनको हम बोल देते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या प्रदेश। दूसरे प्रदेश हैं जिनको हम बोलते हैं सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश या क्षेत्र।
तीसरे प्रदेश हैं विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, और चौथे हैं अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश या क्षेत्र। नई बात यह है कि संपूर्ण विश्व को अगर अपन वितरण की दृष्टि से बांटकर देखें, ये हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं पाया जाता। अब हम अगर पूरे विश्व को वितरण की दृष्टि से बांट करके देखें तो पूरे विश्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग? पहला, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। कुछ क्षेत्र दुनिया में ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। कितनी? तो अगर किसी स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से ज्यादा व्यक्ति, कितने? 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं तो उसको बोल देते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। समझ गए? अगर किसी स्थान पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 100 से ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा है सामान्य। तो सामान्य की लिमिट हो गई 50 से 100, 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे क्षेत्र जहां अगर जनसंख्या घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो उसको सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र कह देंगे। तीसरा विरल, विरल में हो जाती है सीमा 10 से 50, कितने? 10 से 50 व्यक्ति। और अति न्यून का मतलब है जहां जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, उसको बोलते हैं अति न्यून, बहुत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है? तो वितरण की दृष्टि से विश्व को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, सघन, सामान्य, विरल, अति न्यून। सघन जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक व्यक्ति, सामान्य 50 से 100, विरल 10 से 50 और अति न्यून जो है उसमें हो जाता है 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ गए बात? अब देखो भाई, देखो जनसंख्या किसी स्थान पर ज्यादा रहती है तो उसके कुछ कारण हैं, या किसी स्थान पर जनसंख्या कम रहती है। जैसे मान लीजिए अपने महाद्वीप है एशिया और एक महाद्वीप है अंटार्कटिका। अब हम जानते हैं एशिया महाद्वीप में जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या बहुत कम रहती है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, वरना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई नहीं रहना चाहता। वही अपन देखते हैं एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से हालत खराब है। चाहे कोई सा भी देश ले लो आप, चीन ले लो, भारत ले लो, जापान ले लो, कैसा भी देश हो, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी लोगों की बजाय जमीन कम है, यहाँ पर रहने के लिए लोगों को जमीन नहीं मिल रही, उसके बावजूद यहाँ भीड़ बढ़ रही है। क्यों भाई? वो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ काफी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, धरातल सुनसान पड़ा है, कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है वहाँ, तो देखो नहीं रह सकते। इसके कुछ कारण है जिसको अपन पढ़ेंगे, जनसंख्या वितरण, और इसी के साथ ले लेते हैं घनत्व। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक हैं जो हमें ये समझाएंगे कि किसी स्थान पर जनसंख्या कम या ज्यादा क्यों रहती है। समझ गए बात को? तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक कारकों की। कौन से कारक? भौतिक कारक।
जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, धरातलीय गतिविधियों से संबंधित होते हैं, वो होते हैं भौतिक कारक, जिनको प्रकृति संचालित करती है, मनुष्य का कहीं कोई रोल नहीं होता, उनको बोलते हैं भौतिक कारक। और भौतिक कारक में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो भौतिक कारक होता है वो होता है जल की उपलब्धता। इसकी उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ये पहला भौतिक कारक है। ठीक है। दूसरा है जलवायु। एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में समझाएंगे। जलवायु। और तीसरा है मृदाएं। क्या? मृदाएं। ये तीन भौतिक कारक हैं जो किसी भी स्थान की जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। इसकी उपलब्धता, जल की उपलब्धता, यानी कहने का मतलब, अगर किसी स्थान पर जनसंख्या ज्यादा है तो उसका पहला भौतिक कारक हो सकता है कि वहां जल आसानी से उपलब्ध होता होगा। जिन स्थानों पर जल के पर्याप्त स्रोत होते हैं, उन स्थानों की जनसंख्या सघन पाई जाती है, वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने, जैसे खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने, खेती बाड़ी करने या उद्योगों में, इन समस्त कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर जल है तो जीवन है। बहुत सारा क्षेत्र पड़ा है, वीरान पड़ा है, लेकिन वहां जल नहीं है, आसानी से जल उपलब्ध नहीं होता, तो वो मनुष्य के बसाव के लिए उपयोगी नहीं है। मनुष्य के लिए किसी प्रकार से वो उपयोगी नहीं साबित हो सकता। समझ गए? तो सबसे पहला भौतिक कारक होता है जल की उपलब्धता। जिन स्थानों पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है। और इसका अपन उदाहरण देख सकते हैं विश्व की जो प्रमुख नदी घाटियां हैं उनके द्वारा। विश्व की जितनी भी प्राचीन नदी घाटियां हैं, उनके किनारे सभ्यताएं विकसित हुई है, उनके किनारे ही गांव बसे मिले हैं। तो इसका कारण होगा क्योंकि वो नदी घाटियां थी, नदियों में जल होता है, और जल जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर प्राचीन मानव के साक्ष्य मिले हैं। जैसे अपन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या जितनी भी सभ्यताओं की, प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो वो किसी नदी के घाटी विकसित हुई है, नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई है। समझ गए बात को? तो पहला भौतिक कारक है, जिस स्थान पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है, मनुष्य वहीं रहना चाहता है या वहां की जनसंख्या सघन पाई जाती है, तथा जिन स्थानों पर जल की अनुपलब्धता पाई जाती है, जल नहीं प्राप्त होता, उन स्थानों को छोड़कर लोग पलायन कर जाते हैं, दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। इधर अपने गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों की अगर अपन बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, तो वहां जल की उपलब्धता बहुत कम है और इसीलिए वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जमीन खूब पड़ी है लेकिन पानी नहीं है, और पानी के अभाव में लोग उधर से पलायन कर गए, दूसरे इलाकों में चले गए। समझ गए बात? दूसरा भौतिक कारक है जलवायु। मानव के बसाव के लिए अच्छी जलवायु का होना जरूरी है। हम देख सकते हैं जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है या जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहां जनसंख्या कम रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड मानव के लिए अनुपयोगी होती है, मानव के लिए सही नहीं होती। ज्यादा ठंड पड़ेगी तो उसको भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसको भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य ऐसे स्थानों की तलाश करता है जहां न ज्यादा सर्दी हो न ज्यादा गर्मी हो। समझ गए? या फिर अपन कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। कौन से?
शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं स्थानों पर मनुष्य ज्यादा रहना चाहता है। और इसका उदाहरण हमने इसमें लिखा था स्थानिक प्रतिरूप में। विश्व की 2/3 से ज्यादा जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 40-60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और इन अक्षांशों के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है भाई, आगे बात समझ। तो जलवायु परिस्थितियां जो है वो मनुष्य के लिए अनुकूल होनी चाहिए। अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में लोग नहीं रहना चाहते। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं। एक अपन बात करें इंडिया की, भारत की, तो देखो भारत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहना चाहती है। और जनसंख्या ज्यादा है, छोटा देश है, उसके बावजूद जनसंख्या ज्यादा है। जबकि कुछ ठंडे प्रदेश है, जैसे ग्रीनलैंड की बात करें या फिर अपन बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो वहां जन शून्य पाया जाता है। जन शून्य का मतलब है लोग रहते ही नहीं है, वहां रहना ही नहीं चाहते। बहुत जगह पड़ी है, बिल्कुल खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य बसाव के लिए वो उपयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी चीज है इसमें भौतिक कारकों में, वो है मृदाएं। मृदा का मतलब मिट्टियां। मानव के बचाव को या जनसंख्या वितरण को मृदा भी प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे अपन देख सकते हैं मृदा जो है वो कृषि का आधार है। इसका आधार है कृषि का। जो भी खेती बाड़ी की जाती है वो अगर अच्छी मिट्टियां हैं तो ही हो सकती है। मिट्टियां भी कई प्रकार की होती है, हमने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, मिट्टियों के प्रकार पढ़े हैं। तो कई प्रकार की मिट्टियां होती है जिनमें कुछ उपजाऊ मिट्टियां भी होती है, कुछ अनउपजाऊ मिट्टियां भी होती है, उनमें अनाज नहीं उगाया जा सकता। तो मनुष्य या फिर जनसंख्या का जवाब उन स्थानों पर ज्यादा पाया जाता है जिन क्षेत्रों में उपजाऊ दोमट मिट्टियां पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उपजाऊ दोमट मिट्टियां, जिसमें पैदावार बहुत अच्छी होती है। उस प्रकार के स्थानों का चयन करते हैं लोग, क्योंकि वो मिट्टियां कृषि का आधार बनती है और लोगों को रोजगार प्रदान करती है। कृषि क्या रोजगार, भाई मिट्टी से लोगों का क्या लेना देना। तो मिट्टी से फसलें उगा पाएंगे और जिन क्षेत्रों में फसलें उगेंगी वहां रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। फसलें तो होगी और भी अन्य कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं वो भी वहां लगते हैं। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अपने उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान में नदियों के द्वारा बहाकर जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। इसके द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर जलोढ़ मिट्टियां लाई जाती है। और इसीलिए अपने जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो ये तीसरा कारक था मृदाएं। मृदाएं कृषि का आधार है और अच्छी मृदाएं, उपजाऊ मृदाएं जो है उसमें कृषि या फसलों की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है भाई, ये थे आपके भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कैसे? कौन कौन से आर्थिक कारक हैं? तो पहला आर्थिक कारक है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है खनिज। ये तीन आर्थिक कारक हैं। तीन आर्थिक कारक हैं
जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के भौतिक कारक जो है वो हमने 3 देख लिए, जल की उपलब्धता, जलवायु प्रदाएं और आर्थिक कारक भी 3 है। देखो ये किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है औद्योगिकीकरण। देखो औद्योगिकीकरण का मतलब है जिस स्थान पर या जिन स्थानों पर उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होते हैं, क्या उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होते हैं, उन स्थानों का चयन लोग ज्यादा करते हैं। क्यों भाई, उद्योगों से लोगों का क्या लेना देना। तो उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? रोजगार। रोजगार की संभावनाएं ज्यादा होती है जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे होते हैं। तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहां की जनसंख्या को सघन बना देते हैं, ज्यादा बना देते हैं। समझ गए? अगर किसी स्थान पर उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं हो, काम के कोई अवसर नहीं हो, रोजगार के कोई अवसर नहीं हो, तो उन देशों की या उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि जिन उन क्षेत्रों में रोजगार नहीं है और जनसंख्या रहेगी भी तो रहेगी किसके आधार पर? उनके पास रोजगार भी नहीं है। क्या नहीं है? रोजगार। आज हम देख सकते हैं कई अपने भारत के आर्थिक महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। इन नगरों की जनसंख्या ज्यादा क्यों पाई जाती है? इन नगरों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण है क्योंकि ये जो नगरीय क्षेत्र है इनके आसपास में औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है और औद्योगिक विकास जो है वो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। रोजगार की तलाश में व्यक्ति वहां चले जाते हैं और वहां की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। आई बात समझ में? दूसरा कारक है नगरीकरण। कौन सा? नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब नगर। नगर भी जनसंख्या के आकर्षण के मुख्य केंद्र होते हैं। कैसे? हम देख सकते हैं गांवों की बजाय नगरों में जनसंख्या ज्यादा रहना चाहती है। क्यों? इसके कई कारण हैं। क्योंकि नगर सुविधाओं के केंद्र होते हैं। किसके केंद्र होते हैं? सुविधाओं के केंद्र। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, परिवहन सुविधाएं हैं, उच्च शिक्षा की सुविधाएं हैं, बीमा, बैंकिंग, कैसी भी सुविधाएं हो नगरों में ज्यादा पाई जाती है और व्यक्ति सुविधाओं वाले क्षेत्र पर ज्यादा रहना चाहते हैं, उस क्षेत्र का चयन ज्यादा करते हैं। इसीलिए नगरों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। वे लोगों को सुविधाएं चाहिए और सारी सुविधाएं कहाँ मिल सकती है? नगरों में मिल सकती है। गांवों में सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसी कारण जनसंख्या गांवों से किसकी ओर भागती है? नगरों की ओर पलायन। ठीक है, तो दूसरा कारक हो गया नगरीकरण। तीसरा है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, क्या? खनिज। खनिज भी रोजगार के साधन है। जिन क्षेत्रों में खनिज निकाले जाते हैं तो वहां खनिजों को निकालने के लिए, उनके परिवहन के लिए या उस खनिज को उद्योगों तक लाने ले जाने के लिए कई प्रकार के कई लोगों की आवश्यकता होती है और ये क्षेत्र अत्यधिक रोजगार प्रदान करते हैं। तो रोजगार की प्राप्ति के लिए लोग इन क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी क्या पाई जाती है? ज्यादा। अगर विपरीत बात करें तो जिन क्षेत्रों में ये नहीं है, औद्योगिकीकरण नहीं है, उद्योग धंधे कम पाए जाते हैं, नगर नहीं है, गांव है या खनिज नहीं पाए जाते, तो उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम। ठीक है, ये 3 थे आर्थिक कारक। क्या? आर्थिक कारक। और तीसरा है 1, 2 और तीसरा है, दिख रहा है? यहां लिख देता हूं मैं, बौद्धिक कारकों की जगह तीसरा कारक है सामाजिक